हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या है? ये वही चीज़ है जो थॉमसन की लिमिटेशन में आई थी। थॉमसन एक स्क्रीन पे जो लाइंस मिलती थी स्पेक्ट्रम की, एमिशन एब्जॉर्प्शन नहीं बता पाया। रदरफोर्ड भी उसके बारे में नहीं बता पाया क्योंकि उसने कहा था स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके बारे में जाके बोहर ने बताया था कुछ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, बोहर ने थ्योरेटिकली प्रूव किया था कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन में जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला था 1/λ r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। उसी के बारे में एक्सपेरिमेंटली बहुत से साइंटिस्ट ने प्रूव किया। सबसे पहले बामर ने किया। सीक्वेंस में देखें तो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पेशेंट सीरीज, बहुत सारी सीरीज आती हैं। एक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग होती है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्पेक्ट्रम है क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सबसे पहले बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन का मतलब है कि इसके अंदर लाइट एमिट होगी। एमिशन का मतलब लाइट एमिट होगी। कैसे क्या होता है? हम एक इसके अंदर ना गैसियस कंटेनर लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, गैस कंटेनर लिया, इसमें गैस मॉलिक्यूल ले लिए, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है, गैस कंटेनर, ठीक है। गैस कंटेनर यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जब इसके अंदर पास करेंगे तो क्या होगा? गैस है, गैस के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे या डिस्चार्ज होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो हायर लेवल पे जाएंगे। मानो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो एनर्जी मिलने से वो ट्रांजिशन करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। समझ गए? एनर्जी लेवल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएंगे तो ये हायर स्टेट्स हैं। हायर स्टेट्स जनरली अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता, 10⁻⁻8 सेकेंड मैक्सिमम, इतने टाइम के लिए वो यहाँ पे रह सकता है। इसका मतलब दोबारा से वापस आएगा। अपर स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करता है। कल के लेक्चर में पढ़ा था E2 - E1 = hν hc/λ। तो रेडिएशन एमिट करता है और उन रेडिएशन की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, वेवलेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो कौन सी वेवलेंथ एमिट हो रही है उसका मुझे पता लग जाता है। बात समझ में आई? करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा, हायर स्टेट अनस्टेबल होती है तो वो वापस आएंगे तो रेडिएशन एमिट करेंगे और वो रेडिएशन एमिट करेंगे उसमें डिफरेंट वेवलेंथ होती है। इतनी बात समझ में आ गई? समझने की बातें हैं। तो यहाँ से मान लो रेडिएशन निकली, वो रेडिएशन अगर यहाँ से निकलती है तो मैं रास्ते में एक प्रिज्म लगा देता हूँ। तो मान लो यहाँ से रेडिएशन निकली, ये रेडिएशन इस टाइप से गई, ठीक है। और यहाँ से मान लो एक स्क्रीन है, मान लो इस टाइप से मेरे पास एक स्क्रीन है। तो ये रेडिएशन जब यहाँ जाएंगी इस टाइप से, सिंपल सी बात करते हैं, ज़्यादा पजल नहीं, दो जा रही है मान लो, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस दिखाई देंगी, ब्राइट लाइंस कोरस्पोंड टू एमिटेड वेवलेंथ्स। जो ट्रांजिशन हुई ऊपर से नीचे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइट निकली उन लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। इसका मतलब कंटिन्यूस पूरा स्क्रीन ब्राइट नहीं हुआ, कुछ स्पेसिफिक ब्राइट लाइंस मिली। तो ये जो ब्राइट लाइंस हैं ये उन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं जिनकी ट्रांजिशन हुई, ठीक है। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर एटॉमिक गैस जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है और हाईएस्ट स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं और उसको जब एक प्रिज्म पे डालते हैं, प्रिज्म आपको पता है कि स्पेक्ट्रा लाइट के लिए डिस्पर्सिव मीडियम है, अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्पर्स कर देता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें
स्क्रीन पे डिफरेंट लाइंस मिलती हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो एमिशन स्पेक्ट्रा ऐसा होगा। क्लियर है, ओके। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या कहता है, साथ साथ पढ़ते हैं। जरूरी है, बेसिक बातें पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है ये। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा गैस कंटेनर, इसके अंदर से एक लाइट पास करते हैं, ये सोर्स ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट का सोर्स है, इसके अंदर से लाइट गई। अब वाइट लाइट है तो इसमें काफ़ी प्रकार की वेवलेंथ है, डिफरेंट कलर की वेवलेंथ है। तो जब इसके अंदर पास करेंगी तो एनर्जी स्टेट्स जो होते हैं, हर स्टेट के लिए एनर्जी अलग अलग है, कल पढ़ा था हमने। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्शन के लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब इस लाइट में से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक प्रिज्म लगाते हैं और प्रिज्म पे इसकी लाइट गिरेगी, मान लो ऐसे। फिर वही बात, लाइट ऐसे गिरेगी, प्रिज्म क्या है, इसको डिस्पर्स कर देता है। और फिर हमने एक स्क्रीन लिया। अब ये वाइट लाइट है, ब्राइटनेस है, पूरा स्क्रीन ब्राइट होना चाहिए, होगा। कुछ यहाँ पे डार्क लाइंस मिलती हैं, डार्क लाइंस correspond to missing wavelengths, which are absorbed। ये मिसिंग वेवलेंथ है जो एब्जॉर्ब हो गई, क्योंकि कुछ वेवलेंथ यहाँ से, कुछ कलर यहाँ से एब्जॉर्ब हो गए, बाकी सारे आ गए। तो डार्क लाइंस का मतलब मिसिंग वेवलेंथ। बात समझ में आ रही, फीलिंग आ रही थोड़ी सी, हो क्या रहा है। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसा मिलता है। अब बात आती है बेटा, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले इसके बारे में एक साइंटिस्ट था, बामर, उसने बताया। ठीक है ना, बामर सीरीज बोल देंगे। इसने इसको किया, ही डिड एक्सपेरिमेंट फॉर वाइट लाइट या फॉर विजिबल रीजन। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर बहुत सारे रीजन होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, है ना, सारे अलग अलग होते हैं। तो उसमें से विजिबल रीजन के लिए इसने एक्सपेरिमेंट किया। सेम एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया, सेम एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए से परफॉर्म किया, तो इसको स्क्रीन के ऊपर वाइट लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइप से, समझ रहे हो मेरी बात। कंटेनर लिया, प्रिज्म लिया, स्क्रीन लिया, कुछ लाइंस मिली, स्क्रीन के ऊपर इसको इस टाइप से ना, प्रिज्म, गैस कंटेनर, वही बातें पहले वाली, इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ से रेडिएशन आई है ऐसे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसे कुछ ब्राइट लाइंस मिली, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये ब्राइट लाइन जो इसको मिली यहाँ पे 656 पॉइंट समथिंग होता है नैनोमीटर, इसको एच अल्फा लाइन बोला गया। बात समझ में आ गई। 486 नैनोमीटर, 434, 410 एंड इसी टाइप से बहुत सारी। तो बामर ने आइडेंटिफाई की बहुत सारी लाइंस, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा एंड सो ऑन। तो अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सी गैस ली? हाइड्रोजन गैस।
तो हाइड्रोजन गैस के लिए बामर ने प्रूव किया कि इसके अंदर H अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन इस टाइप से हमारे पास आएगी। तो स्क्रीन के ऊपर ब्राइट लाइंस इस टाइप से इन वेवलेंथ की आई। क्वेश्चन ही आता है कि स्क्रीन के ऊपर ब्राइट लाइंस आ रही हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा लाइन कोरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। बीटा लाइंस कोरस्पॉन्ड टू नेक्स्ट मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, अल्फा के बाद या सेकंड मैक्सिमम। गामा लाइन कोरस्पॉन्ड टू थर्ड मैक्सिमम वेवलेंथ एंड सो ऑन डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिलहाल हमने पढ़ा ये बामर सीरीज, इसके लिए अल्फा मैक्सिमम वेवलेंथ एंड सो ऑन बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो विजिबल रीजन के लिए इसने अपनी बातें बताई, याद नहीं करना, ये कुछ भी आपको जस्ट समझाने के लिए बताया। तो इसने ये बातें बताई, ठीक है भाई। ये बातें बताने के साथ साथ वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। बामर ने वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया 1/λ इक्वल टू 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्केयर माइनस 1/n का स्केयर। बामर सीरीज, उसने कहा बामर लाइंस विजिबल लाइन में वेवलेंथ, विजिबल रीजन में वेवलेंथ कब मिलेंगी? जब ट्रांजिशन होंगी। n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, समझते हो, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड एंड सो ऑन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट ये हैं। तो बामर ने कहा कि सेकंड स्टेट के ऊपर जब ट्रांजिशन होगी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, फर्स्ट पे नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 के ऊपर ट्रांजिशन होगी 1/2 का स्केयर। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर, याद आ रहा है। n1 वो जहाँ पे ट्रांजिशन होनी है सेकंड पे, n3 वो जहाँ से, तो ऊपर से कहीं भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कहीं से भी हो सकती है। तो ट्रांजिशन यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। तो n यहाँ कुछ भी रखो, लेकिन अगर यहाँ सेकंड आता है तो इट लाइज इन विजिबल रीजन। तो ये विजिबल रीजन में लाई करेगा। n3, 4, 5 हायर स्टेट्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई ट्रांजिशन के लिए। ये लाइंस नहीं है, ये एनर्जी स्टेट्स है। ग्राउंड स्टेट पे था अपर 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 अपर, ठीक है ना, जैसे सीढ़ियाँ होती है नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, वैसे एनर्जी स्टेट्स है। तो सेकंड स्टेट के ऊपर, फर्स्ट एक्साइटेड के ऊपर जब ट्रांजिशन होगी तो वो विजिबल रीजन में लाई करेगी। अब n की डिफरेंट वैल्यू के लिए लैम्बडा भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो लैम्बडा इज मैक्सिमम फॉर n इक्वल टू 3। ध्यान से सुनना, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये चीज़ क्या होगी? मिनिमम। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये चीज़ क्या होगी? मिनिमम। अब मिनिमम कब होगा? ये इसमें से जब कुछ मैक्सिमम वैल्यू घटेगी तो। अब यहाँ कितना रखना? 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ जितना मिनिमम होगा उतना ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम माइनस होगा। तो सिंपल सा याद कर लो कि ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। तो लैम्बडा इज मैक्सिमम फॉर n मिनिमम, और n मिनिमम कितना है? 3। लैम्बडा इज मिनिमम फॉर n मैक्स इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? जनरली एक क्वेश्चन भी आ गया था, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर बोहर पोस्टुलेट्स फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ। तो क्या करें? 1/λ मैक्स r। लैम्बडा मैक्स कब होगा? जब ये मिनिमम होगा।
1/2 का स्क्वायर 4, जब ये मैक्सिमम करना है ये मिनिमम, तो 1/3 का स्क्वायर 9, नहीं तो लिख लो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर r 1/4 माइनस 1/9 1/λ मैक्स 9 माइनस 4 5r/36 लैम्डा मैक्स कितना आ गया 36/5r। तो लैम्डा मैक्स आ गया 36/5r। आई थिंक बात समझ में आ गई, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। इसी टाइप से 1/λ मिनिमम, 1/λ मिनिमम क्या आएगा भाई, लैम्डा मिनिमम r 2 का स्क्वायर 4, जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो ये आ गया r/4। तो लैम्डा मिनिमम कितना आ गया 4/r। अब आपसे कोई ये कह दे कि मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो बताओ, दोनों को डिवाइड कर दो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है, सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। बामर सीरीज मुझे समझ में आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। अब विजिबल रीजन में बामर ने एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सब ने डिफरेंट रीजन में बनाना शुरू किया, फिर लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, पीफोन, सब टाइप की सीरीज निकल के आई हर रीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद लाइमन सीरीज की बात करें, इट कोरस्पॉन्ड टू यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन। इसमें जो वेवलेंथ आएगी वो यूवी रीजन में लाई करेगी। कैसे, देखो ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांजिशन होगी वो यूवी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांजिशन होगी वो यूवी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, बात समझ में आ गई। तो 1/λ इक्वल टू r ब्रैकेट 1/, अब 1 पे हो रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 3 4। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में है, फर्स्ट लेवल के ऊपर ट्रांजिशन होगी हायर पे, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, सो ऑन। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब n मिनिमम होगा। तो यहाँ जब ट्रांजिशन होगी तो ये अल्फा कहलाएगी, ये बीटा कहलाएगी, ये गामा कहलाएगी। मैं कह सकता हूँ ये जितना कम होगा n, ये उतना ही ज़्यादा होगा लैम्डा, बात समझ में आ गई ना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, देखो 1/λ मैक्स, तो 1/λ मैक्स निकालेंगे, ये तो r 1/1, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, n मिनिमम ये मैक्सिमम, तो 1/4, तो r 1 माइनस 1/4, 1/λ मैक्स r 3/4, तो लैम्डा मैक्स कितना आ गया 4/3r, हाँ या ना, ठीक है। इसी टाइप से 1/λ मिनिमम, लैम्डा मिनिमम r 1/1 का स्क्वायर माइनस, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो बेटा लैम्डा मिनिमम कितना आ गया 1/r। अगर दोनों का रेशियो निकालना, दोनों को डिवाइड कर दो, बोलो दोनों का रेशियो निकालना, दोनों को डिवाइड कर दो। एक बार शायद कंपटीशन में आया था, ये जेई ने पूछा था आई थिंक, लाइमन सीरीज के लिए रेशियो बताओ, तो लैम्डा मैक्स बाई लैम्डा ये करेंगे 4/3 आंसर आ जाएगा। आई थिंक कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में कर सकती है, मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ में निकाल सकता हूँ। तीसरी पास्चन सीरीज, इट कोरस्पॉन्ड टू इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और लाइमन बामर पास्चन 1 2 3
4 5। फर्स्ट पे करेगा ट्रांजिशन तो लाइमन, सेकंड पे करेगा बामर, तीसरे पे करेगा पास्चन। ठीक है, ये अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, एक और ले लो गामा लाइन। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/λ r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, n इक्वल टू 4 5 6। नेक्स्ट टर्म आई, तो इसमें जो आएगा वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा, n इक्वल टू 3 पे ट्रांजिशन होगी अपर स्टेट से। ठीक है, क्या लैम्डा मैक्स निकालेंगे? लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, लैम्डा मिनिमम निकालेंगे तो ये मैक्सिमम इन्फिनिटी। सॉल्व कर लेंगे तो पास्चन सीरीज को इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौथा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड में लाई करती है। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू इंफ्रारेड रीजन। ये भी, इसमें फॉर्मूला बनेगा 1/λ r 1/4 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर, n इक्वल टू 5 6 7। इसका मतलब फोर्थ लेवल पे लाई करेगा ये। कैसे? 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो फोर्थ पे ट्रांजिशन होनी है। आई बात समझ में? अल्फा बीटा गामा मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए जो आएगी वो अल्फा आएगी। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब यहाँ पे 5 रखा जाएगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट नंबर, तो ये मैक्सिमम जब ये मिनिमम, मिनिमम का मतलब 4 के बाद नेक्स्ट 5 ही आ सकता है। समझ गए ना? तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट 4 से स्टार्ट होगा, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट। इस टाइप से याद करो, लाइमन 1 बामर 2 पास्चन 3 ब्रैकेट 4। ठीक है, ओके भाई, समझ में आ गया। मिनिमम मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं यहाँ से। पांचवें नंबर पे आती है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फुंड सीरीज। पी फुंड सीरीज, इट कोरस्पॉन्ड्स टू फार इंफ्रारेड रीजन। जनरली इंफ्रारेड ही बोल देते हैं, लेकिन फार इंफ्रारेड किसी बुक्स में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में होता है। तो इसका फॉर्मूला 1/λ r 1/5 का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर, और यहाँ पे n स्टार्ट होगा 6 से। समझ में आ गई बात? लैम्डा मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम के लिए ये मिनिमम 6, लैम्डा मिनिमम इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। ओके, और इंफ्रारेड में लाई करता है। कैसे करता है देख लो। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 पे लाई करना है भाई। तो 6 पे जो ट्रांजिशन होंगी ये सारी पी फुंड सीरीज कहलाएंगी। हाइड्रोजन आइटम के लिए कर रहे हैं हम, किसी दूसरे आइटम के लिए भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला हमारे पास था, यहाँ पे जेड स्क्वायर और आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। आर की वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर, पढ़ा था हमने। दिस इज फॉर हाइड्रोजन आइटम। फॉर अदर आइटम्स, अदर आइटम्स की बात करें तो 1/λ r जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। अब किसी भी सीरीज, अगर यहाँ 1 करूँगा लाइमन सीरीज, यहाँ 2 करूँगा बामर सीरीज, 3 करूँगा पास्चन, 4 करूँगा ब्रैकेट, 5 करूँगा तो पी फुंड सीरीज। ठीक है ना? और जेड हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 एंड सो ऑन। तो जेड की वैल्यू पुट करके डिफरेंट का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, इसके बाद और भी आती हैं। समझ में आ गई बात? कौन से लेवल पे ट्रांजिशन की थी हमने यहाँ पे? लाइमन के लिए 1 पे, बामर के लिए 2 पे, पास्चन के लिए 3 पे, ब्रैकेट के लिए 4 पे, और पी फुंड के लिए 5 पे। आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है किस पे किया था हमने अभी, 5 पे या 6 पे। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फुंड 5 पे करना है। अगर पीछे का मुझे ध्यान नहीं, देख लेना आप। अगर 6 पे हो तो गलती से हो गया होगा, सॉरी।
5 पे आएगा। तो ये पी फुंड सीरीज के लिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, पी फुंड सीरीज के लिए 5 पे होगा। इसके बाद आती है हम्फरी सीरीज, वो 6 पे, लेकिन अपने सिलेबस पे नहीं है तो हमें 5 के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है भाई, इस टाइप से हम लोग सीरीज के बारे में पता लग गया कौन कहाँ पे लाई करता है, सवाल कर सकते हैं इस टाइप के। मान लो सिंपल सवाल आ जाए आपके पास इसके ऊपर, ठीक है। देखिए 4 लाइमन सीरीज सेकंड member has wavelength 5400 एंगस्ट्रॉम, फाइंड वेवलेंथ फॉर फर्स्ट मेंबर। ये सवाल आ जाए तो लाइमन सीरीज मुझे पता क्या होती है, ठीक है। लाइमन सीरीज के अंदर सेकंड मेंबर की वेवलेंथ दे रखी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/λ2 मान लो सेकंड मेंबर के लिए r 1 माइनस फर्स्ट मेंबर के लिए 2 आएगा, सेकंड मेंबर के लिए 3 आएगा, थर्ड मेंबर के लिए 4 आएगा। तो 1 2 3 अल्फा बीटा गामा के मेंबर बोल देते हैं। तो फर्स्ट के लिए 2 आएगा, तो सेकंड के लिए 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो 1/λ2 कितना आ गया, r 1 माइनस 1/9 9 8/9 r। बात समझ में आ गई? ऑल्सो फर्स्ट मेंबर के लिए क्या आएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो r 1 माइनस 1/4 3/4 ये आ गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। फर्स्ट क्या है 1/λ2, सेकंड क्या है 1/λ1। 1/λ2 1/λ1 9r/8 3r/4 r से r कैंसिल। λ1/λ2, अब ये देखो 9/8 4/3, ये आ गया 3/2। तो λ1/λ2 5400 एंगस्ट्रॉम था, तो λ1 आ गया 3/2 5400 27 दिया। सॉल्व कर लो इसको, मेरी बात समझ में आ रही है? लाइमन सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, सेकंड मेंबर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 8/9 और ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/2 आ गया। तो λ1 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2781। तो फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ इतनी आ गई। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करना, सोल्व करना है दोनों को डिवाइड, वेवलेंथ आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई? इजी सवाल कर रहे हैं पहले, कंसेप्ट बेस्ड। देखिए, इफ λ1 is wavelength for second member of Lyman series and λ2 is wavelength for second member of Paschen series, find λ1/λ2। ये सवाल आ जाए, सिंपल बताओ तो क्या करें? पहला लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज क्या होती है? लाइमन सीरीज होती है r 1/1² 1/n²। ठीक है, फॉर सेकंड मेंबर n क्या होता है 2 3 4। तो फर्स्ट मेंबर के लिए 2, सेकंड मेंबर के लिए 3, तो 1/λ1 मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 1 8/9। आगे बात समझ में? ऑल्सो
पास्चन सीरीज 1/λ2 मान लें R। लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3। n होगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट मेंबर के लिए 4, सेकंड मेंबर के लिए 5। बोलो। तो 1/λ2 R 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर 1/9 1/25। तो 1/λ2 क्या हो गया भाई? 25 में से 9 गए, 16 बटे में 9 गुणा 25। आई बात समझ में? एलसीएम ले लेंगे, ये इधर दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकंड, तो बेटा फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो 1/λ1 1/λ2, ठीक है। हमें क्या निकालना है? λ1/λ2, बाद में उल्टा कर देंगे। तो 1/λ1 1/λ2, λ1 क्या है? 8R/9, 16R बटे 25 निमा 225। अरे बोलो, ये आ गया, R से R कैंसिल। तो λ2/λ1, λ2 ऊपर 8/9 225 बटे 16, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 पे कट गया 25। बोलो, ठीक है भाई, ये कैंसिल हो गया। तो 9 पे ये कैंसिल 25, 8 पे ये चला गया, तो 25 बटे 2, λ2/λ1 आ गया 25 बटे 2, तो λ1/λ2 आ गया 2 बटे 25। तो मेरे ख्याल से वेवलेंथ का रेशियो आपके पास आ गया। इस टाइप का सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे इजी सवाल थे, मुझे समझ में आ गए। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ें, अगर इसमें आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो देखो इसके अंदर अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? 13.6। अरे हाँ या ना? 13.6। क्वेश्चन आ जाए, इफ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज इंसिडेंट ऑन H atom gas, then find up to which level, मतलब एनर्जी लेवल, गैस इज एक्साइटेड। किस लेवल तक गैस एक्साइट होगी ये निकालना हो तो क्या करें? देखो, फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी। व्हेन लाइट इज एक्साइटेड, जब लाइट एक्साइट होगी सॉरी इंसिडेंट, जब लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? E2 माइनस E1, फॉर्मूला क्या होता है? hν। ये लाइट निकलती है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो E2 माइनस E1, hν कितना है? 12.5। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, इसको E2 की जगह En मान लेते हैं। ये कौन सा लेवल है सेकंड, मुझे पता ही नहीं है। सेकंड लेवल कौन सा मुझे पता नहीं, लेकिन इसका मुझे पता है कितना होता है, -13.6, 12.5। बात समझ में आ गई? तो ये प्लस का हो गया, उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का, माइनस प्लस उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 13.6 प्लस में 12.5, तो ये आ गया माइनस का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी। देखो -13.6 इतनी एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकलने के लिए, एनर्जी कितनी मिल गई? इतनी। तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई और इतनी है। इतनी एनर्जी से वो किस लेवल पे जा सकते हैं वो देखते हैं नाउ। ये बात समझ में आ गई? जितनी लाइट गिरी उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जनरली इस एनर्जी से निकलते हैं, लेकिन गिरी बात वही पड़ेगी, ठीक है। नाउ En -13.6 बटे में n², En है -1.1, -13.6, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, n²।
माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, एन स्क्वायर इक्वल टू 136/11, 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22, 4, 11 तिया 33 नियरली। तो एन का रूट करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.4 इतना आएगा। तो n इक्वल टू मैं 3 कह सकता हूँ। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो किस लेवल तक कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी सवाल आ जाए, लाइट गिरी, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें से ये घटानी है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपके पास लेवल आ जाएगा। ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को। और देखिए, सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएं, अब ट्रांजिशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। n इक्वल टू 1 या एनर्जी दी हुई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85। ठीक है, इनमें ट्रांजिशन दी हुई है 1, 2, 3, 4, A, B, C, D। Which transition corresponds to wavelength 102.7 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ मतलब ये वेवलेंथ एमिट होगी इनमें से किस ट्रांजिशन के लिए। जनरली ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आ जाते हैं, नीट में भी आ जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। थोड़ा सा घुमा देते हैं, चीज़ें वही हैं। क्या करें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, डेल्टा ई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 12375 में लैम्डा एंगस्ट्रम में, याद आ रहा है, चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ से मुझे लैम्डा दे रखा है, एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 12375 अगर लैम्डा एंगस्ट्रम में है। तो बेटा लैम्डा 102.7 नैनोमीटर है, नैनो 10 से गुणा 10 से भाग, ये जो 10 से भाग किया -10 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, पॉइंट हट जाएगा। आई बात समझ में? तो 1027 एंगस्ट्रम, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से डेल्टा ई कितना आया, जनरल सोल्व करोगे तो 12.04 आएगा, अप्रॉक्स 12.1 कह सकता हूँ। तो इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी है। अब किस ट्रांजिशन की इतनी एनर्जी है वो चेक कर लें, नाम दे दें E1, E2, E3, E4, चेक करते हैं। ये ट्रांजिशन है 1.8, 12 तो नहीं आ सकता। ये ट्रांजिशन है यहाँ से यहाँ 3.4, ये भी नहीं आ सकता 12। ये ट्रांजिशन है 3.4, 1.5 नहीं आ सकता 12। 13.6, 1.5। डी 4 ट्रांजिशन डी के लिए चेक करो भाई, E1, E3, तो E3 माइनस E1 ऊपर की ज़्यादा होती है, -1.5 माइनस 13.6, तो इसको करेंगे तो प्लस 13.6 माइनस 1.5, 6 में से 5 गए 1, 12, 13 में से गया 12। तो इसका मतलब ऑप्शन डी, ट्रांजिशन डी कोरस्पॉन्ड टू दिस वेवलेंथ। इस टाइप का सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ गई, कर सकते हैं हम लोग। और देखो इसी टाइप से मान लो आपको ये दिया हुआ है n इक्वल टू 1 या -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सवाल है।
ट्रांजिशन वैसे ही दे रखी है। आ गई बात समझ में? ए बी सी डी वही 4। विच ट्रांजिशन corresponds to wavelength 275 नैनोमीटर। क्या ये सवाल अपने आप कर सकते हो? ट्राई योरसेल्फ। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, नीट की जाएगी या स्कूल लेवल की जो बुक है, इस टाइप के सवाल मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा ई 12375 12375 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा एंगस्ट्रम में हो, ध्यान रखना बस। ठीक है भाई। इसी टाइप से जेई ने ना एक बार 2005 में क्वेश्चन पूछा, क्या? विच ट्रांजिशन कोरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एनर्जी? कौन सी ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी के? देखो ये दे दिया आपको 1 2 3 4। विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एनर्जी। अब ये सवाल आ गया, इसमें क्या करें? थोड़ा बहुत मैंने चेंज कर दिया। अब जनरली इसमें आ जाए एमिशन, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा। तो फॉर एच एटम के लिए ट्राई करेंगे। सुनना ध्यान से, एच एटम के लिए मैक्सिमम एनर्जी पूछिए। सुनना ध्यान से, 1/λ आर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड c/λ कर दूँ तो आर सी न्यू इक्वल टू c/λ, और एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। ठीक है, तो ई मैक्स कब होगा? ये ज़्यादा कब होगा? जब ये डिफरेंस ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये ज़्यादा कब होगा? जब ये डिफरेंस ज़्यादा होगा। डिफरेंस ज़्यादा कब होगा? जब ये टर्म कम होगी। और ये टर्म कम कब होगी? जब n2 ज़्यादा होगा। n2 ज़्यादा होगा, सीरीज लिमिट। ठीक है, तो n2 ज़्यादा क्या होगा? E इज मैक्स फॉर n2 इज मैक्सिमम। वेवलेंथ उल्टा था, वेवलेंथ मिनिमम होगी जब ये मैक्सिमम होगा, पर वेवलेंथ का उल्टा एनर्जी होते हैं, तो एनर्जी मैक्सिमम जब n2 मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो क्या होता है? 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.5 माइनस 0.85। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए आ रही है भाई? 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10। ये ट्रांजिशन 13 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये और ज़्यादा आएगा, और बाकी तो कोई मैक्सिमम के लिए है नहीं। ये मैक्सिमम के लिए हो सकती है, बट ये तो ऊपर जा रहा है। लेकिन एमिशन एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करी। एग्जैक्ट जेई का क्वेश्चन करें तो विच एमिशन कोरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एनर्जी, तो एमिशन है यहाँ पे। एमिशन में ये तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एब्जॉर्प्शन है, नीचे एनर्जी लेके ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ दिखाई दे रही है? 13.6 माइनस 3 10, 13.6 माइनस 1.5। तो थर्ड फॉर ट्रांजिशन 3। ट्रांजिशन 3 क्या कहती है? माइनस 1.5 माइनस 13.6, तो माइनस 1.5 प्लस 13.6 12.1। इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसको इसमें करोगे 10 बचेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू 3 1 2 3 इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से एनर्जी आ जाए, इसकी भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर नंबर है 1 2 3 4 तो हम चेक करेंगे कौन सा मैक्सिमम है, अदरवाइज डायरेक्ट चेक हो रहा है। इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोई सवाल घुमा के आ जाए तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ई मैक्सिमम फॉर एन मैक्सिमम, ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पजल कर देते हैं और कुछ खास बात नहीं होती।
और देखो क्वेश्चन था जेई का 2009 में था शायद, ये ट्रांजिशन थी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, n equal to 5. If transition 4 to 3 corresponds to ultraviolet radiation, then which transition corresponds to इंफ्रारेड रेडिएशन? अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमा रखा है, बच्चे पजल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, पता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आईआर की फ्रीक्वेंसी कम है, और ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आईआर की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो लैम्डा इंफ्रारेड ग्रेटर देन लैम्डा यूवी, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होती है, इसका मतलब एनर्जी आईआर की कम होगी एनर्जी यूवी से, ठीक है। और एनर्जी कम कब होगी, एनर्जी कम कब होगी, जब एन कम होगा, ट्रांजिशन में जो डिफरेंस है एन का वो कम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, अभी बताया था ट्रांजिशन में एन का डिफरेंस कम होगा, तो ट्रांजिशन में एन का डिफरेंस कम कब होगा, ऑप्शन है 5 to 4, 3 to 1, 2 to 1 और 4 to 1, ये चार ऑप्शन दे दिए आपको। तो ये देखो ट्रांजिशन 3 to 1 एन का ज़्यादा है, 2 to 1, 4 to 1 और 5 to 4, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ट्रांजिशन में गैप, इसका एनर्जी गैप कम है, मेरी बात समझ रहे हो, इसका एनर्जी गैप कम है और एन का डिफरेंस भी कम है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ई आई आर ई यू वी, जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी, आई आर का लैम्डा ज़्यादा होता है यू वी से, तो लैम्डा ज़्यादा कब होगा, लैम्डा ज़्यादा कब होगा, लैम्डा ज़्यादा कब होगा, जब एन कम होगा। एन का मतलब 4 पे ट्रांजिशन हो रही है 5 से, और ये एनर्जी भी मिनिमम है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी कम कब होगी, 4 से 3 यू, तो इससे कम चेक करना है, ये इससे ज़्यादा आएगा, आपको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6, 3.4, 10 के आसपास आएगा, ये कम। तो ये वाली जो रीजन है ये यूवी है, तो ये वाला क्या होगा, आईआर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि इससे भी छोटी एनर्जी है इसकी, यूवी के लिए ये है, तो इससे छोटा कौन है, ये, बात समझ में आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रांजिशन 5 to 4 corresponds to IR, बात समझ में आ रही है। इंफ्रारेड के लिए ट्रांजिशन एनर्जी गैप कम है, ये ज़्यादा है तो ये इससे भी कम है, इसलिए ये आंसर होगा। ट्रिक के सवाल है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ओके, इसके बाद देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, फॉर एच एटम ट्रांजिशंस, कुछ भी देखो भाई, ये n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी माइनस n इक्वल टू 1, यहाँ अगर ये लिया जाए n इक्वल टू 2,
n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, 6, 7, n इक्वल टू 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज 1, 2, 3, 4, तो ये जो ट्रांजिशन है वो लाइमन सीरीज है, बताया था मैंने। सेकंड लेवल पे जो होता है वो बाउमर सीरीज। तीसरे पे जो होगा वो पास्चन सीरीज। चौथे पे जो होगा ब्रैकेट, और पांचवे पे जो होगा वो पी फुंड सीरीज। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ट्रांजिशन की बात करते हैं। फर्स्ट लेवल पे लाइमन, बाउमर, पास्चन, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। ठीक है, तो इस टाइप से हम एनर्जी लेवल डायग्राम इसके लिए बना सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। पता होना चाहिए हमें इस टाइप से ट्रांजिशन होती हैं, और कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, ओके, इसी को हम इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस H एटम का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ भी हम देखो K L M N, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेल्स होते हैं K L M N, बात वही है। M से L पे ट्रांजिशन हो रही है, वो हम बोल सकते हैं चीज़ वही है। फर्स्ट पे आएगी लाइमन, M से K पे आएगी, तो M से K पे आ रही है, इसका मतलब देखो L से K पे आ रही है अल्फा लाइन, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n मिनिमम होता है, तो अल्फा लाइन। यहाँ से M से K पे आएगी बीटा लाइन, ये गामा लाइन, अल्फा बीटा गामा लाइन की बात कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन जो होगी यहाँ पे, दिस इज लाइमन, समझ गए ना। इसी टाइप से यहाँ पे जो होगी वो L पे, M से L, N से L, ये बाउमर। और M के ऊपर जो ट्रांजिशन होगी पास्चन, और N के ऊपर जो होगी ब्रैकेट, और भाई इसके ऊपर जो होगी N के ऊपर K L M N, आगे क्या नाम होता है भाई, चार ही पढ़े हैं, K L M N, O नाम दे दो। O के ऊपर जो ट्रांजिशन होगी वो पी फुंड सीरीज। ठीक, तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चन में जेई में आ जाता है के M से L पे ट्रांजिशन होगी, बच्चे कन्फ्यूज, कुछ नहीं है। K मतलब 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कोई नई चीज़ नहीं है, वही है। ठीक है बेटा, ओके, कर सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद देखो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या होता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी और पोटेंशियल required
टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी स्टेट ऑफ एटम। किसी एटम का जो एनर्जी लेवल है वहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाना, उसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। ठीक है भाई, वो किस लेवल में? जनरली ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एच एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ग्राउंड स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इन्फिनिटी पे ले जाना है, मतलब आयनाइजेशन का मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड वहाँ से निकलना, और टू इन्फिनिटी अट्रैक्शन से बाहर बहुत दूर। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होती है? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने करके दिखाया डिफरेंस, अदरवाइज आप सीधा प्लस कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं होगा, इसका ई हटा दो। सिंपल सी बात मैंने बता दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, ई से डिवाइड कर दो, वी बचेगा, दिस इज पोटेंशियल। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम। लिथियम एटम के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या फॉर्मूला होता है? -13.6 बटे में n²z² होता है। ठीक है, n = 2 है सेकेंड ऑर्बिट और z = 3 है, तो En कितना हो गया? -13.6 बटे में n 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो En कितना हो गया भाई? 4 × 12, 4 × 16, -3.4 × 9, 9 × 36, 9 × 27 और 3 × 30। तो ई आयोनाइजेशन कितना हो गया? जस्ट इसका प्लस कर दो। आई बात समझ में? तो इतनी एनर्जी उसको वहाँ से निकालने के लिए चाहिए, तो उसकी जितनी भी एनर्जी है उसका जस्ट पॉजिटिव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, पीछे भी हमने यूज किया था, सॉल्व कर लो। और आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना हो तो 30.6 वोल्ट, ख़त्म कहानी, कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, कर सकते हैं। इसी टाइप से एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल, इट इज द एनर्जी और पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर स्टेट टू अपर स्टेट। ये पीछे कर चुके हैं हम, अगर आपको ध्यान हो। 4H एटम हमने ये पढ़ा हुआ है, -13.6, -3.4, -1.5, -0.85। तो ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट पे ले जाना है। ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड पे या थर्ड पे ले जाना है। बताओ कितने एनर्जी चाहिए? एक्साइटेशन एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट
तो कितना चाहिए देखो, ई एक्साइटेशन यहाँ चाहिए -1.5 माइनस -13.6 तो 12.1। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब दो लेवल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कर सकते हैं। और एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए, ई हटा दो। तो पोटेंशियल और एनर्जी में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ ई हटाना है, हमारा काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक ट्रांजिशंस, मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कैसे कैसे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए बोर्ड में, नेट में, जेई में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मेंस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बेटा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से समझा हमने। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे अब न्यूक्लियाई, तो उसके लिए बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज।